You give heading alternating current. Fine. First topic you write induced voltage developed induced voltage developed between the ends of a coil. Induced voltage developed between the ends of a coil revolving between the ends of a coil revolving about an axis in a magnetic field, revolving about an axis in a magnetic field, revolving about an axis in a magnetic field. Okay, get ready. अभी मैं समझाता हूँ इसको. So what we are studying alternating current. ठीक है, तुम लोगों को पता है alternating current प्रोड्यूस कैसे होता है. ऑल ऑफ यू नो, जो थोड़ा बहुत भी क्लास 10 में पढ़े होगे कैसे फील्ड प्रोड्यूस होता है, हाउ डीसी मोटर कैसे काम करता है. ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग. तो व्हेनेवर देयर इज अ कॉइल व्हिच रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर करंट डेवलप होता है. नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई कॉइल रोटेट होता था, अगर पढ़े हो 10th में, आई डू नॉट नो इफ यू हैव स्टडीड और नॉट, तो अगर पढ़े हो ऐसे कार्बन ब्रश होता है एंड वी एक्चुअली हैव अ लोड हियर जहाँ पे करंट स्टोर होता है. व्हेन अ कॉइल एक्चुअली रोटेट्स, तुम बहुत बार देखे होगे गाड़ी का डायनामो कैसे काम करता है. कोई कॉइल रोटेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो ये पता है ना गाड़ी का बैटरी कैसे चार्ज होता है. तो क्या होता है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हेन यू रोटेट अ कॉइल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. देखते हो ना डीजी वगैरह सब कैसे डीजल जनरेटर जो होते हैं, हाउ एनर्जी इज इंड्यूस्ड. तो जब मोटर ऐसे चालू करते हैं या तो स्विच ऑन करने से एक बैटरी के थ्रू एक मोटर घूमना चालू होता है, उसके बाद डीजल से वो घूमता है. जैसे ही मोटर घूमता है यू विल सी टू मैग्नेटिक फील्ड्स, कभी डीजी में कभी लेके एक लोहा लेके देखना टच हो जाएगा, मैग्नेट से. तो व्हेन इट रोटेट्स तो क्या होता है, देयर इज चेंज इन फ्लक्स. एंड ये फैराडेज लॉ में भी तुमने सुना है, फैराडेज लॉ जब भी तुमने पढ़ा है, EMF is induced due to या proportional to due to change in flux with respect to time, rate of change of flux. जो EMF induce होता है that is due to, small e लिखने से बेटर होगा because EMF is always represented by small e, है ना. ये टर्म तो सुना ही होगा, Faraday's two laws. तो whenever a coil rotates in a magnetic field, EMF is induced in it, सुने हो. और जो EMF होता है that is proportional to rate of change of magnetic flux. ठीक है ना. और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं phi b से. किससे? phi b. एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट b डॉट s. b इज b वेक्टर डॉट s वेक्टर. b जो होता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा, नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ टू साउथ की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा. और ये जो कॉइल जब रोटेट करता है, कॉइल का जो, अभी देखो कॉइल अगर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी उसके थ्रू पार हो रहा है, जब कॉइल घूमा मैग्नेटिक फील्ड उसके थ्रू से पार हो तब इंड्यूस होगा. ठीक है, वापस ऐसे जब हो गया नहीं होगा, फिर होगा. तो इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होता है, AC प्रोड्यूस होता है. सो मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज व्हाट एक्चुअली सरफेस एरिया, दिस इज व्हाट सरफेस एरिया. तो हम लोग अभी phi b को कैसे लिख सकते हैं, द फ्लक्स कैन बी रिटन एज b डॉट s है. तो व्हाट आई कैन राइट, बहुत सारी किताबों में ना ये नहीं समझ में आता है बोल के बच्चे लोगों के लिए ऐसे लिख देते हैं b डॉट a, एरिया को a से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो मैंने a लिख दिया. तो ये क्या हो जाएगा, ba cos थीटा, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, cos थीटा. मैंने पढ़ा है ना, a डॉट b इज व्हाट, ab cos थीटा. सेम आया फॉर्मूला. B is always magnetic field and E capital E electric field होता है, याद रखो. थीटा जो होता है that is nothing but ओमेगा into T. अभी सबको डाउट हो रहा होगा थीटा ओमेगा टी कैसे होगा. ओमेगा, ऑल ऑफ यू नो, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी. क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी. तुम रियल लाइफ में नॉर्मल वेलोसिटी पढ़ते हो. नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम. अगर एंगुलर वेलोसिटी होगा तो क्या बोलोगे, एंगल बाय टाइम. अगर नॉर्मल वेलोसिटी है तो क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि वहां पे सीधा जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. एंगुलर वेलोसिटी में एंगल घूम रहा है,
तो एंगल जल्दी क्या होगा, तो एंगल बाई टाइम, तो थीटा क्या हो गया, टी उधर जाएगा तो ओमेगा इनटू टी। ठीक, तो व्हाट आई कैन राइट हियर, फाई बी इज नथिंग बट बी ए कॉस ओमेगा टी। समझ में आ रहा है या कोई डाउट? पक्का? ठीक है। तो तुमने फैराडे का लॉ, पहला लॉ में तो ये पढ़ा है कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेनेवर देयर इज, ये पढ़ा सुना है कि नहीं? सुना ही होगा, 10th अगर पूरा पढ़ा होगा किताब, और तुम लोग कोविड बैच हो तो कुछ सुना नहीं होगा, है ना? बुक का नाम भी नहीं सुन रहे, बट अगर नहीं होते कोविड बैच तो ये सब सुनते हैं। तो ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो, एंड ये तब तक प्रोड्यूस होता है व्हेनेवर एज लॉन्ग एज द चेंज लास्ट्स, जब तक चेंज बंद हो जाएगा तुरंत। देखो डीसी जैसे ही धीरे धीरे होकर बंद होता है, करंट आता है क्या? नहीं, तो ईएमएफ तुरंत कम हो जाए। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? वोल्टेज ही ना जो सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना? तो अभी ये फाई आ गया, अभी हम लोग को जानना है ईएमएफ है क्या। तो ईएमएफ इज नथिंग बट वोल्टेज, ऑल ऑफ यू नो, बट ईएमएफ को मैं लिखूंगा कैसे? ईएमएफ इज एक्चुअली एन डी फाई बाई डी टी। अभी सब पूछोगे सर एन क्या है? एनीवन इज हैविंग डाउट एन क्या है? नहीं है किसी को भी डाउट? बढ़िया, सब इंटेलिजेंट हो। बट ये वाला होता है ईएमएफ इज माइनस एन डी फाई बाई डी टी, बिकॉज करंट में कैसे होता है, ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट ऑपोजेस द कॉज। जो उसको प्रोड्यूस करता है उसी के अगेंस्ट ईएमएफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि अब देखो, जो चीज उसको कभी भी ऐसे ट्राई करना, मैग्नेट्स में जैसे व्हेन यू ट्राई टू, कभी देखियो एक मैग्नेट को दूसरे के पास लेते हो तो वो रिपेल भी करता है। हैव यू एवर सीन? एट टाइम्स इट अट्रैक्ट, एट टाइम्स इट रिपेल्स। तो उसी तरह से यहाँ पे एक लेंस लॉ भी होता है, इट ऑपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। तो वो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सच ए वे, ये तो पहली बात समझ गए, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, बट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट ऑपोजेस इट्स कॉज। तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ आया, वो ईएमएफ ऐसा होगा कि उसके अगेंस्ट ही होगा। अब ये सोचो कैसे, जब करंट फ्लो करेगा, करंट की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है कि नहीं? तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने जैसा होगा, समझ गए? तो बेसिक फॉर्मूला। अभी जो एन है, तुम जो कोई आर्मेचर देखते हो, आर्मेचर में एक वाइंडिंग तो नहीं रहता ना, एक वाइंडिंग में एक फ्लक्स आएगा, बहुत वाइंडिंग होता है, तो जितना वाइंडिंग होता है दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स। उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है? तो अभी डेरिवेटिव करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करते हैं। तो ईएमएफ इज नथिंग बट माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो फाई का डेरिवेटिव करेंगे तो बी ए तो पहले है, बाहर आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि बी ए में तो टाइम नहीं है, कॉस में टाइम है, तो कॉस की डेरिवेटिव क्या होती है? माइनस साइन, क्या होती है? तो इनटू माइनस साइन ओमेगा टी, इनटू अंदर घुसेंगे, चेन रूल, ओमेगा इनटू टी, तो ओमेगा इनटू टी का डेरिवेटिव क्या होगा? ओमेगा इनटू 1, क्योंकि टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा? याद है ना डेरिवेटिव, सिखाया था अच्छे से, क्लियर? तो दिस फार्मूला नाउ बिकम्स व्हाट? ईएमएफ इज नथिंग बट एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इस चीज को हम लोग मान लेते हैं पीक वोल्टेज। क्या मानते हैं? पीक वोल्टेज। कहने का क्या मतलब है, एसी कैसे प्रोड्यूस होता है? पीक वोल्टेज, क्योंकि हमारे लिए वेरिएबल कौन है यहाँ पे? टाइम। टाइम के साथ कैसे बदल रहा है हमें वही देखना है, तो इसको मैंने मान लिया पीक वोल्टेज। और ईएमएफ को हम लोग क्या मान सकते हैं? नॉर्मल वोल्टेज। तो V इज इक्वल्स टू V नॉट, बिकॉज दिस विल बी कांस्टेंट। n पता है हम लोग को, एरिया ऑफ द कॉइल नाप लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कितना पावर का मैग्नेट यूज किया वो भी हमें पता है, ओमेगा हम कितना स्पीड से घुमाएंगे वो भी तो हमें पता है ना। कोई मोटर लगाए हैं 1200 आरपीएम 700 आरपीएम, जो भी मोटर का साइज हो, स्पीड होगा उसी हिसाब से घूमेगा, तो ये चारों हमें पता है। तो ऑब्वियसली दैट विल बी कांस्टेंट व्हिच इज पीक वोल्टेज। मतलब चारों अगर परफेक्ट हो तो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये ऐसा है कुछ। अब अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं, ऑल ऑफ यू नो साइन थीटा का कर्व कैसे होता है? खाली साइन थीटा का कर्व कैसे होता है? ऐसे। अभी साइन थीटा के साथ ये वाला क्या होता था? +1 और -1 होता था कि नहीं? बट यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा? वो प्लस V नॉट, ये माइनस V नॉट, क्योंकि 1 इंटू V नॉट करेंगे तो क्या होगा? V नॉट। आई यू अंडरस्टैंडिंग? जब साइन का डायग्राम बना देते तो ये क्या होता था? +1, ये क्या होता था? -1। अभी अगर उसके साथ हम लोग V नॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? +V नॉट -V नॉट। तो इधर आ गया अपना वोल्टेज
और इधर हमारा आ गया टाइम। तो तुम्हें इससे कैसे पता चल रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट है? एक साइकिल पॉजिटिव हुआ, एक साइकिल नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इट इज अ अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट जो बैटरी से होता है उसमें टर्मिनल्स बदलते नहीं है, पॉजिटिव टर्मिनल फिक्स है, नेगेटिव फिक्स है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट फ्लो करेगा। बट इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बदल रहा है, एक बार पॉजिटिव साइकिल, एक बार नेगेटिव साइकिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कंटिन्यूअसली इट इज चेंज। तो वहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ऑल्टरनेटिंग ऐसे जब करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज डेफिनेटली विच काइंड ऑफ करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज ऐसे लिख रहे हैं तो करंट को कैसे लिख सकते हैं? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? या एनी डाउट? पक्का नोट कर लो। ओके राइट, नेक्स्ट ऑल ऑफ यू गिव हेडिंग मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड, या तो स्लैश दे के लिखो मैक्सिमम वैल्यू स्लैश पीक वैल्यू स्लैश एम्पलीट्यूड। राइट, द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज AV, कैपिटल A V लिख सकते हो और AC, ठीक है ना? द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट, द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट produced by a coil rotating in a magnetic field, produced by a coil rotating in a magnetic field is maximum in two positions, is maximum in two positions, full stop। This maximum value of alternating voltage, this maximum value of alternating voltage or alternating current, this maximum value of alternating voltage or alternating current is called peak value or amplitude, is called peak value or amplitude, full stop, written। Next, periodic time. Second definition is periodic time. These are the terms related, ठीक है ना? Right, the time taken by alternating current, the time taken by alternating current to complete one cycle, the time taken by alternating current to complete one cycle is called periodic time. To complete one cycle is called periodic time. Okay, next write frequency. The number of cycles, frequency में write the number of cycles completed by, the number of cycles completed by an alternating current, the number of cycles completed by an alternating current is called, by an alternating current in 1 second, by an alternating current in 1 second is called frequency of current, is called frequency of current। ओके, उसके बाद बस इतना लिखो, पहले इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है ना? See what did I say first? पीक वोल्टेज जो जब हम लोग लिखते हैं V is equals to V naught sin omega t, और else I write I equals to I naught sin omega t। तो ये सारी जो वैल्यू होती है इनको बोलते हैं पीक वैल्यू, ठीक है? V naught, I naught, these all are peak value। 3-4 वैल्यू होती हैं, RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सब बताया जाएगा अभी, ठीक है? ये पहला था। दूसरा क्या था? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 बाई ओमेगा, 2 बाई एंगुलर वेलोसिटी, और एल्स यू कैन राइट टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 इनटू f, ठीक है? यू कैन राइट 2 f आल्सो, सॉरी 2 f I said 1/f लिख सकते हो। टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 1/f, ठीक? तीसरा में क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 बाई टाइम पीरियड, वाइस वर्सा इसका, ठीक है ना? या तो तुम इसके हिसाब से भी चेंज करके लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक? नोट दिस 3। नेक्स्ट ऑल ऑफ यू गिव हेडिंग, दिस इज डेरिवेशन, ओके? मीन और एवरेज वैल्यू, राइट? मीन और एवरेज वैल्यू and root mean square value of alternating current, and root mean square value of alternating current।
एवरेज वैल्यू, मीन और एवरेज वैल्यू, एंड मीन और एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें पहले केस 1 कर दो जो कि एवरेज वैल्यू, मीन और एवरेज वैल्यू, केस 1 में, राइट, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। राइट, an alternating current flows 1/2 cycle in one direction. An alternating current flows 1/2 cycle in one direction and other half cycle in opposite direction, and other half cycle in opposite direction, and other half cycle in opposite direction, full stop. Therefore for one complete cycle, the mean value of AC is 0. Therefore for one complete cycle, the mean value of alternating current is 0, full stop. Hence there is no deflection in moving coil galvanometer. Hence there is no deflection in moving coil galvanometer. Hence there is no deflection in moving coil galvanometer when alternating current passes through it. When alternating current passes through it. Hence there is no deflection in moving coil galvanometer when alternating current passes through it. Full stop. उसके next line में write, however the mean value of AC, however the mean value of alternating current, however the mean value of alternating current over half a cycle is a finite quantity. Over half a cycle is a finite quantity. Over half a cycle is a finite quantity, and this can be evaluated as mean value of alternating current, and this can be evaluated as mean value of alternating current. Okay, I'll explain this. So right now we have to understand mean value या तो average value, जो भी कह लो, average value of AC alternating current, ठीक है ना। So alternating current तुम सबको पता है कैसा होता है, it flows in cycle. All of you know I is equals to how much? I naught sin omega t, ठीक है। So this will go in a cycle like this. तो जब हम लोग एक टाइम पीरियड लेते हैं 0, ये क्या होगा t/2, फिर ये t, एक कंप्लीट साइकिल टाइम पीरियड पे खत्म होगा। तो ये वाली पूरी पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव। तो फ्रॉम 0 to t जब हम लोग ले जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसल्स ईच अदर, है ना। तो फिर वहां पे क्या हो जाता है, आई एवरेज वैल्यू कम्स टू बी 0। ये किसके लिए? फॉर फुल साइकिल। फॉर फुल साइकिल के लिए एवरेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए 0। इसीलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर स्कूल में देखे हो ना, व्हिच डिटेक्ट्स करंट। गैल्वेनोमीटर का काम क्या बोला गया था, व्हिच डिटेक्ट्स करंट। याद रखो गैल्वेनोमीटर का काम है डिटेक्ट्स करंट। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन नॉट डिटेक्ट, या तो लिख सकते हो शोज नो डिफ्लेक्शन, शोज नो डिफ्लेक्शन फॉर एसी, क्योंकि एसी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो वो डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाता। बट डायरेक्ट करंट जब पास होता है, अगर लेफ्ट टू राइट पास हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट होता है, और अगर उधर से इधर आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर किधर डिफ्लेक्ट होता है, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये क्वेश्चन वाइवा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल का। बोलेंगे व्हेन एसी इज पास थ्रू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर व्हाट हैपेंस, सर बोलेंगे लेफ्ट से राइट एसी जा रहा था, क्या होगा, तुम्हें आंसर क्या देना है, नो डिफ्लेक्शन। अगर डीसी जा रहा होगा डायरेक्ट करंट तो यस सर इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, बट अगर एसी है तो क्या आंसर होगा, नो डिफ्लेक्शन। करंट किधर भी जाए डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा, बिकॉज कैंसिल होगा। तो इन सब को देखते हुए क्या डिसाइड किया गया, हाफ साइकिल के लिए पता करेंगे व्हाट इज द एवरेज वैल्यू।
हाफ साइकिल के लिए, मतलब 0 से t/2 तक पता करेंगे, तो फॉर हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू वाज कैलकुलेटेड। फॉर हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू वाज कैलकुलेटेड। तो ऑलरेडी ऑब्वियसली तुम्हें पता है आई एवरेज का वैल्यू मतलब क्या होता है, नेट चार्ज बाय टाइम। नेट चार्ज बाय टाइम यही होता है ना, करंट इज व्हाट, चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज कैसे आता है, यहाँ पे देखो ये ग्राफ है, ये फ्लैट तो नहीं है, तो हमें छोटा छोटा पार्ट लेके क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। क्योंकि अगर कोई चीज कांस्टेंट होता है, अभी तुम इसका तो एरिया निकाल नहीं सकते अनलेस यू इंटीग्रेट। अगर कोई रेक्टेंगल स्क्वायर होता तो तुम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते थे। ये भी बात तुम लोगों को पता है, हाउ टू फाइंड आउट थिंग्स। तो क्यू को ऑल ऑफ यू नो हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि एवरेज वैल्यू जो होता है ना, दिस इज क्यू नेट, एंड क्यू नेट आता कैसे है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। छोटा छोटा चार्ज को ऐड करने से क्यू नेट बनता है। और हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, 0 से लेकर t/2 तक कैलकुलेट करें, तो t के जगह में अपन क्या लिखेंगे, t/2। टोटल टाइम हमारे पास कितना है, t/2। बट ये जो है क्यू नेट, वो टोटल चार्ज हमें कहां से कहां तक लेना है, 0 से लेके t/2 तक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टोटल चार्ज जो मैं जोड़ूंगा 0 से लेके t/2 तक की ना जोड़ूंगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू नो स्मॉल करंट di इज इक्वल्स टू व्हाट, dq बाय, मतलब I इज इक्वल्स टू क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब dq बाय dt। ये समझ में आता है ना, स्मॉल फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम। तो dq यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इंटू dt, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ I एवरेज इज इक्वल्स टू I इंटू dt, dq के जगह पे 0 से लेके t/2, और नीचे में भी t/2 है। अब ऑल ऑफ यू नो I क्या था, I नॉट साइन ओमेगा t, डालते हैं इधर, तो I नॉट साइन ओमेगा t dt 0 से लेके t/2। एंड सबको पता है t की वैल्यू कितनी थी, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये 2 को इधर ले आओ, तो t/2 की वैल्यू कितनी है, पाई बाई ओमेगा। ये सबको समझ आ रहा है, ठीक। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, t/2। सो इसके बाद I एवरेज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, t/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/t। I नॉट भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा कौन अंदर में, क्योंकि dt है तो जो t वाला टर्म ही अंदर रहेगा। सो दिस इज व्हाट, sin ओमेगा t dt। 0 से लेके t/2 के जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बाई ओमेगा, है ना। तो 2I नॉट बाई t, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी। डेरिवेटिव में ओमेगा टी का हम लोग वापस चेंज करते थे, तो इंटीग्रेशन में मैंने बताया था कोफिशिएंट डिवाइड होता है, तो टी का कोफिशिएंट कौन है, ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा, डिवाइड। ट्राई टू रिकॉल, जैसे साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 5x बाई 5, क्योंकि x का कोफिशिएंट 5 था तो 5। तो सेम चीज हमने किया, 0 से लेके पाई बाई ओमेगा। तो ये किसके लिए है, ये टाइम के लिए है ना, dt है तो टाइम के लिए वैल्यू है। तो 2I नॉट में इसको लिखता हूँ, 2I नॉट रहने दो, बाई t के जगह वैल्यू क्या डाल सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा। क्या डाल सकते हैं, तो 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब ओमेगा ऊपर चला गया, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, माइनस ओमेगा, तो इनटू क्या हो जाएगा, -1 बाई ओमेगा, ठीक है। अभी मैं अपर लिमिट को इसमें डालूंगा, बचा कौन है, cos ओमेगा t। तो पहले अपर वैल्यू को उसमें डालूंगा, तो cos ओमेगा इंटू टी के जगह में हम लोग क्या डालेंगे, पाई बाई ओमेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, या कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। मतलब देखो मैंने सिखाया था ना अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे डालते हैं, मतलब ये किसके लिए था, dt है मतलब t के लिए था। तो माइनस ओमेगा को मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि उसमें तो टाइम है भी नहीं, खाली cos ओमेगा t में टाइम है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट में cos ओमेगा इंटू टी के जगह में क्या डाला, पाई बाई ओमेगा, माइनस लोअर लिमिट cos ओमेगा टी के जगह में क्या डालूंगा, 0। अंडरस्टैंडिंग। तो ओमेगा और ओमेगा कट गया, 2 और 2 भी कट गया, तो बचा क्या है, I एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस I नॉट बाई पाई, ओमेगा ओमेगा कट रहा है, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। cos कर लेना 180 डिग्री,
पता कर लेना cos पाई इज हाउ मच -1 और cos ओमेगा इंटू 0, cos 0 की भी वैल्यू कितनी होती है 1, तो -1 ये आया -1 क्योंकि इसका तो डायरेक्ट आंसर -1 फिर माइनस है cos 0 क्या है 1, तो -2 इंटू दिस तो क्या आया आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ रही है 2/पाई इंटू आई नॉट। समझ गया? दिस इज द रिलेशन ऑफ आई। देखो तुम्हें पीक वैल्यू तो पता होगा, पूछेगा फाइंड द एवरेज वैल्यू तो क्या करोगे 2/पाई इंटू आई नॉट। एम आई क्लियर या कोई भी डाउट है? 2/पाई एक बार कैलकुलेटर में निकालो कितना आ रहा है, 0.637 आ रहा है, चेक कर लो एक बार। सो इफ इट इज कमिंग 0.637 आई कैन राइट आई एवरेज एज व्हाट either 2/पाई into I naught or else I average equals to 0.637 into I naught. Clear? समझ गए? So this is how we find out average value for half cycle. Full cycle के लिए निकालेंगे तो 0. ठीक है? Next write case 2. Next you write case 2. Root mean square value of alternating current. Root mean square value of alternating current. Written? Root mean square value of alternating current. Write the root mean square value of an alternating current. The root mean square value of an alternating current is defined as the square root of the average of of the average of I square during a complete cycle. Is defined as the square root of the average of I square. I square मतलब समझते हो कैपिटल I का स्क्वायर लिखना है, ठीक है ना, करंट का स्क्वायर is the square of average of I square during complete cycle, comma where I is the instantaneous value of alternating current, where I is the instantaneous value of the alternating current, where capital I is the instantaneous value of the alternating current. Okay, I'll explain this. ठीक है, next we have to understand RMS value. ठीक है, या तो you can say root mean square value. ठीक है, तो जो कहने का मतलब है RMS वैल्यू, जब हम लोग को RMS निकालना है दैट इज रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर वैल्यू। मीन का मतलब क्या था एवरेज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू। स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, मीन ऑफ आई स्क्वायर वैल्यू, या तो इसको लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर वैल्यू। तो एक काम करते हैं, रूट को इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा आई RMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ आई स्क्वायर वैल्यू। बट ये किसके लिए था, पूरा फुल साइकिल के लिए। किसके लिए, पूरा फुल साइकिल। फुल साइकिल मतलब कहाँ से कहाँ, 0 to t। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज करंट, आई इज व्हाट आई नॉट साइन ओमेगा t। ठीक है, तो आई की जो वैल्यू किस तरह से, पूरा 0 t/2 and that one is t, ये t/2 और ये क्या होगा t, and all of you know what is t, that is 2π/ओमेगा, है ना। यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, बट जब आई स्क्वायर हो जाएगा, फॉर आई स्क्वायर पॉजिटिव का स्क्वायर इज व्हाट पॉजिटिव, और नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो दोनों ही पॉजिटिव हो जा रहे हैं बोल के यहाँ कैंसिल आउट नहीं होता, तो दोनों पॉजिटिव हो जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, नो कैंसिलेशन। सो मीन ऑफ आई स्क्वायर इज पॉसिबल फॉर फुल साइकिल, देयरफॉर मीन या तो एवरेज ऑफ आई स्क्वायर फॉर फुल साइकिल इज व्हाट इज फिजिबल। अंडरस्टूड? तो करने चलते हैं, तो आई RMS स्क्वायर को लेने देते हैं। तो आई RMS का स्क्वायर इज नथिंग बट एवरेज ऑफ आई स्क्वायर वैल्यू। तुम्हें पता है एवरेज निकालने का क्या तरीका था, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, आई स्क्वायर इंटू डी टी। वहाँ पे क्या होता था आई डी टी, एवरेज वैल्यू, क्योंकि आई का एवरेज वैल्यू लेना था, तो यहाँ पे किसका लेना आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t।
और नीचे में क्या होगा टोटल टाइम टी, क्योंकि 0 से लेकर टी के लिए टोटल टाइम क्या होता है टी ही होता है। अब कर लेते हैं, तो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर मीन्स व्हाट आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से कैपिटल टी, एंड जो 1/t है उसको बाहर रहने दो, तो 1/t विल रिमेन एज इट इज, आई नॉट स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या, कोई भी स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर को जब तक लीनियर ना बना दे उसको नहीं होता इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे 0 से t के जगह 2π/ω लिख देता हूँ, नहीं तो बाद में लिख देंगे ना, आप ही क्यों, अभी तो कैलकुलेशन नहीं हुआ है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज व्हाट, जस्ट थिंक, ऑल ऑफ यू नो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, याद करो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या था 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं था, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या था याद करो था ना, एंड 2 cos स्क्वायर थीटा क्या था 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी cos 2 थीटा बाई 2, तो वही मैंने डाला यहाँ पे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 dt। तो आई नॉट स्क्वायर तो था ही, 2 बाहर आएगा तो दैट बिकम्स व्हाट 2t, 0 टू t 2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt, ठीक। अब देखते हैं क्या होता है, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन इज हाउ मच t, माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, cos का क्या होता है इंटीग्रेशन खाली साइन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी बाई क्या होना चाहिए, क्योंकि t का कोफिशिएंट कौन है, तो 2 ओमेगा डिवाइड हो गया, एंड 0 से लेके t, या तो 0 से लेके t तो तुम्हें पता है t क्या था 2π/ω। अब आगे चलते हैं, आई आर एम एस का क्या था स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। अब अपर लिमिट को यहाँ पे डालूंगा, तो अपर लिमिट डालने से क्या होगा t के जगह में 2π/ω माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 2π/ω बाई 2 ओमेगा, ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट, 0 को डालेंगे तो t के जगह में क्या हो जाएगा 0 माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 बाई 2 ओमेगा, समझ पा रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट, तो आई आर एम एस स्क्वायर इज नथिंग बट आई नॉट स्क्वायर बाई 2 कैपिटल टी, तो यहाँ पे 2π/ω को रहने दो, ओमेगा और ओमेगा कटा, साइन 4π, साइन 4π का आंसर क्या होता है 0, क्योंकि साइन कोई भी पाया हो आंसर क्या होता है 0, क्योंकि तुम खुद सोचो साइन 0 यहाँ पे क्या होता है, ये π/2 और ये क्या होता है पाई, तो पाई पे 0, फिर 2π पे 0, 3π पे 0, फिर 4π पे क्या होगा 0 ही आएगा, समझ गया ना, ग्राफ देख के पता चल जाता है। फिर 1 कहाँ पे होता है π/2 पे 1, π/2 पे समझ गए ना, पाई पे 0, 3π/2 पे क्या होता है -1, 2π पे 0, ऐसे, तो साइन 4π में आंसर क्या हो जाएगा 0 माइनस ये तो 0, फिर क्या हो रहा है साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, ठीक है। सो आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू 2π/ω, ठीक, तो 2 और 2 कट गया, अब आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट, t के जगह में क्या डाल सकता हूँ 2π/ω, तो 2π और ओमेगा कहाँ भेज दिया ऊपर इंटू π/ω, तो ओमेगा और ओमेगा कटा, पाई और पाई कट गया, सो आई नॉट बाई 2 बचा, तो आई आर एम एस, आई नॉट लिख दिया, आई नॉट स्क्वायर था, तो आई आर एम एस अभी क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर का रूट आई नॉट बाई रूट, सो दिस इज द फंडामेंटल आंसर, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 0.707 आई नॉट, समझ पाए या कोई डाउट, तो आई आर एम एस वैल्यू इज ऑलवेज 0.707 इंटू पीक वैल्यू, एंड एवरेज वैल्यू 0.637 इंटू पीक वैल्यू। सिमिलरली वोल्टेज भी आर एम एस होगा तो पीक वैल्यू बाई √2 या तो 0.707 इंटू V0 एंड वाइस वर्सा, क्लियर।
नोट कर लो। फेजर डायग्राम, हेडिंग दो फेजर डायग्राम, PHASOR, फेजर डायग्राम. Write a diagram representing alternating current, a diagram representing alternating current and alternating voltage, a diagram representing alternating current and alternating voltage of same frequency as rotating vectors of same frequency as rotating vectors, ब्रैकेट में फेजर्स, ब्रैकेट में फेजर्स, with the phase angle between them is called phasor diagram. With the phase angle between them is called phasor diagram. Okay. See, now we have to understand different types of AC circuit. AC circuits. घर में तो AC चलता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, एयर कंडीशनर में ऑल्टरनेटिंग करंट. तो यहाँ पे हमने केस 1 क्या लिया, कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली. ठीक है ना, सर्किट AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस. तो डायग्राम कैसे होगा, एसी सर्किट को हम लेते कैसे हैं, इस तरह से. एक रेजिस्टर में भी लगा देता हूं मैं R और एंड आई एम यूजिंग अ एसी सर्किट. एसी को ऐसे लिखते हैं ऑल्टरनेटिंग, एंड हियर द सप्लाई वोल्टेज इज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, सप्लाई वोल्टेज. ठीक है, या तो V इंस्टेंटेनियस, इसी को ही बोलते हैं हम लोग V इंस्टेंटेनियस. ठीक है ना, या तो सप्लाई वोल्टेज. तो ऑल ऑफ यू नो सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस है, तो करंट तो फ्लो करना ही है ना, करंट विल फ्लो. ठीक, तो V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी. तो हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR. तो I विल बी नथिंग बट V बाई R. तो V क्या था, V नॉट साइन ओमेगा टी बाई R. तो I इज इक्वल्स टू V नॉट बाई R इंटू साइन ओमेगा टी. तो मैक्सिमम पीक वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पीक करंट. तो I विल बिकम हाउ मच, I नॉट साइन ओमेगा टी. तो देख के हमें दोनों को क्या पता चला, इसका भी साइन ओमेगा टी, उसका भी साइन ओमेगा टी. वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन फेज, मतलब साथ हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों. ठीक है ना. सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, वोल्टेज एंड करंट मतलब हमें एक रेजिस्टर लगाने से फेज नहीं बदल रहा है दोनों का. मे बी कैपेसिटर लगाने से बदलेगा, इंडक्टर लगाने से बदलेगा, बट रेजिस्टर लगाने से फेज नहीं बदलता. तो वोल्टेज एंड करंट रिमेन्स इन सेम फेज. या तो लिख सकते हैं नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस. क्लियर, नोट करो. ठीक है, फेजर डायग्राम जो था, वी गॉट टू थिंग्स, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I वाज हाउ मच, I नॉट साइन ओमेगा टी. दोनों सेम फेज में. डायग्राम जब बनाएंगे इस एक्सिस में V एज वेल एज I वी कैन टेक. तो I का अगर प्लॉट इस तरह से बन रहा है, V का थोड़ा ऊपर बनेगा उससे, बिकॉज V इज इक्वल्स टू I इंटू R. रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, so that's why. So this is the curve of I and this is the curve of V. बट इसका जो पीक वैल्यू होगा दैट इज हाउ मच, V नॉट, और इसका I नॉट. सिमिलरली इधर माइनस I नॉट एंड माइनस V नॉट. बाकी तो तुम्हें सब समझ आ रहा होगा ना. ये 0 है, ये T/2. ऐसे T/2 ऐसे क्यों ले, बेटर है इसको पाई ले लो. ये क्या है 2 पाई, ये क्या है 3 पाई. बीच का भी लेना है तो ले सकते हो, π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन. सो दिस इज द फेजर डायग्राम. ठीक, एक और फेजर डायग्राम भी बनता है, तुम्हें दोनों बनाना पड़ेगा, फेजर जिसको कहते हैं. तो हम लोग सोचो ऐसे एक्सिस बना देते हैं. यहाँ पे थीटा कितना है, ओमेगा टी. ठीक है ना. तो ओमेगा टी, थीटा घुमाओ, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी. जहाँ पे हो रहा है वहां से एक लाइन ऐसे. ठीक, तो वहां से एरो मार्क लगाओ. इस जगह पे मान लो करंट है I नॉट, फिर से एरो मार्क लगाओ, इस जगह पे मान लो वोल्टेज है V नॉट. क्लियर, एंड डू द डायग्राम लाइक दिस. तो ये भी एक फेजर है.
समझ गया ना? ओमेगा टी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी जहां पे हो रहा है वहां पे आई नॉट इज दिस वैल्यू, पीक वैल्यू, एंड वी नॉट इज दिस वैल्यू. दिस इज आल्सो फेजर, फेज डायग्राम. ठीक है, नोट. सपोज ऐसा कुछ होता है v इज इक्वल्स टू v डॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 एंड i इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिर्फ i नॉट साइन ओमेगा टी. तो जब फेजर बनाते तो डिफरेंस कैसा आता है, थोड़ा ध्यान से देखो. इस तरह का है, साइन ओमेगा टी i वाला है, तो जहां पे तुम ओमेगा टी लोगे इज इक्वल्स टू थीटा, तो वहां पे जो वैल्यू आएगा दैट इज हाउ मच, i नॉट. ठीक, अब इस थीटा के साथ प्लस 90 डिग्री, मतलब यहाँ से और 90 डिग्री में हम लोग क्या लेते हैं, और 90 डिग्री ऐड करते हैं. थीटा प्लस 90 ऐड करते, वहां पे मेरा क्या बनता है, v नॉट. अंडरस्टूड हाउ टू मेक फेजर, और एरो मार्क चढ़ा दो. समझ गए फेजर बनाना कैसा है? तुम्हारा जो भी क्वेश्चन दिया होगा यू विल सॉल्व v और i पता करोगे, और अगर दिया है तो आइडेंटिफाई ऐसे करोगे फेजर. समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत? 60 डिग्री बोला तो 60 डिग्री में रहेगा, 90 रहेगा तो 90 आगे चढ़ा के करोगे. समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है, फेजर समझ. ठीक है, बहुत बार डायग्राम ऐसे दे देता है, फाइंड द फेज डिफरेंस, तो डायग्राम क्वेश्चंस भी आता है एंट्रेंस में. ठीक है ना?